स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में अपन प्लांट न्यूट्रिशन खत्म किए थे, है ना। आज स्टार्ट करते हैं एनिमल न्यूट्रिशन। तो हेडिंग डाल लेना, वेरियस स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। वेरियस स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये हमारे टाइप का न्यूट्रिशन है ना, जहाँ पे हम प्रॉपर एक ऑर्गेनिक मैटर, बड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर इनटेक करते हैं, उस बड़े से ऑर्गेनिक मैटर को छोटा करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरे स्टेप्स हैं, ऐसे टोटल 5 स्टेप्स होंगे। तो वेरियस स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक अपन हेटरोट्रॉपिक के अंदर ही पढ़े थे ना। हेटरोट्रॉपिक में हमने पढ़ा था सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सेप्रोट्रॉपिक क्या थे? विच आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डीके ऑर्गेनिजम्स। पैरासिटिक क्या थे? जो होस्ट बॉडी के अंदर जाके अपना न्यूट्रिशन लेंगे। ठीक है, एंड थर्ड आपका होलोजोइक, जो प्रॉपर ऑर्गेनिक मैटर खाएंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, ये खाएंगे और डाइजेस्ट करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे उनका सेल्स, और अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप लिखना है इसमें, इंजेशन। इंजेशन, इंजेशन ना, इंजेशन मतलब हम खाना खा रहे हैं ना पहले। इंजेशन, INGESTION, इंजेक्शन नहीं है ना, इंजेक्शन। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखो। इट इन्वॉल्व्स इन टेकिंग ऑफ फूड, इट इन्वॉल्व्स इन टेकिंग ऑफ फूड, it involves in taking of food. Full stop. It depends upon size of food. It depends upon size of food and structure adopted for ingestion. And structure adopted for ingestion. And structure adopted for ingestion. ठीक है, मतलब हम, हमारा खाने का साइज क्या है जो हम खा रहे हैं, और कैसा स्ट्रक्चर है जिससे हम खा रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि अमीबा का सीडोपोडिया था, हमारे हैंड्स हैं, पीछे बैठ जाए ना, पीछे बहुत जगह है, फिर अच्छे से बैठ, थोड़ा अंदर हो गया, बैक बाहर कर दो। ठीक है, फुल स्टॉप करके लिखना। इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया इन अमीबा। इट अकर्स, इट अकर्स with the help of pseudopodia in amoeba। डायग्राम बना के दिखाया था मैंने अमीबा का pseudopodia, एक कप जैसा स्ट्रक्चर वो बनाएगा, है ना, एंड इट विल एनगल्फ इट्स प्रे टू दैट स्ट्रक्चर, जिसको अपन pseudopodia बोलते हैं, जिसका नाम क्या है? बेसिकली फॉल्स फीट, है ना। pseudopodia को हम क्या बोल रहे थे? फॉल्स फीट। pseudo का मतलब फॉल्स होता है, ठीक है, एंड पोडिया मींस, पॉड्स मींस फीट। जैसा जो गाय हैं, ये आपके क्वाड्रापेड्स हैं, क्वाड्रापॉड्स है, मतलब इनके पास 4 पैर है। ठीक है, तो इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ pseudopodia। pseudopodia की स्पेलिंग क्लियर है सबको? स्टार्ट्स विद P, है ना, PSEUDO, देन पोडिया, pseudopodia इन अमीबा, कॉमा, सीलिया इन पैरामीशियम। सीलिया, इसके बारे में बात किए थे क्या? सीलिया इन पैरामीशियम बना के भी दिखाया था, वो हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स जो खाने को उसके माउथ तक लेके आएंगे। ठीक है, सीलिया इन पैरामीशियम, कॉमा, टेंटिकल्स इन हाइड्रा, टेंटिकल्स इन हाइड्रा,
टेंटिकल्स इन हाइड्रा। हाइड्रा तो जिस टाइप का रहेगा ऑर्गेनिज्म, है ना, और उसके पास ऐसे टेंटिकल्स रहते हैं जिससे वो अपने प्रे को खींच लेता है, ठीक है, टेंटिकल से, हंटर जैसे, ठीक है। कमा हैंड्स इन मेन, हैंड्स इन मेन, हैंड्स इन मेन एक्सेट्रा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा इंजेक्शन, क्लियर है सबको इंजेक्शन। सेकेंड स्टेप लिखो, सेकेंड स्टेप डाइजेशन, डाइजेशन। फर्स्ट स्टेप इज इंजेक्शन, सेकेंड स्टेप हो जाएगा आपका डाइजेशन। एक बार हमने खाना खा लिया तो उसको डाइजेस्ट करना है। किसी को 4 वर्ड याद है? उस दिन मैंने यहाँ पे 4 वर्ड लिखे थे, फिर उसके ऑपोजिट वर्ड्स लिखे थे, ऐसा कुछ किया था, ये याद है? डाइजेशन समझाने के लिए मैंने 4 वर्ड्स यूज किए थे, एक आध नहीं याद है? लार्ज साइज, जिसको हम डाइजेस्ट करके स्मॉल साइज में कन्वर्ट करेंगे, ओके, और कॉम्प्लेक्स से सिंपल, इनसॉल्युबल से सॉल्युबल, और एक और वर्ड सेल के अंदर कैसे जाएगा? डिफ्यूजन से ना। तो पहले वो नॉन डिफ्यूजिबल रहता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो डिफ्यूजिबल फॉर्म में आ जाता है कि अब वो डिफ्यूज हो सकता है सेल वॉल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल वॉल तो नहीं होती हमारे में, क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर डिफ्यूज हो सकता है। याद है ये चारों पॉइंट्स? तो वही आपका प्रोसेस होता है डाइजेशन का, ठीक है। उसमें हाइफन डाल के लिखना, इट इज द प्रोसेस बाय विच, इट इज द प्रोसेस बाय विच, श्योर है आदित्य, लिख रहे हो ना? यस सर। It is a process by which complex, comma large sized, comma insoluble and non-diffusible, non-diffusible, DIFFUSIBLE, non-diffusible organic compounds like, organic compounds like, organic compounds like protein, protein, comma fat, comma carbohydrates, carbohydrate की spelling कार्बो एंड देन हाइड्रेट्स, एक्सेट्रा। ये आपके ये जो 4 प्रॉपर्टी ऊपर लिखे ना, कॉम्प्लेक्स, लार्ज साइज, इनसॉल्युबल एंड नॉन डिफ्यूजिबल, आपके सारे ऑर्गेनिक मैटर इसी नेचर के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी इनसॉल्युबल है, नॉन डिफ्यूजिबल है, लार्ज साइज है और कॉम्प्लेक्स है। फैट भी सेम है, प्रोटीन भी वैसा है, विटामिन भी वैसा ही है। तो इनको अपन डाइजेस्ट करके, ठीक है, इनके ऑपोजिट फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके, एक्सेट्रा आर चेंज्ड इनटू, are changed into, are changed into, क्या लिखेंगे? ऊपर चारों का ऑपोजिट लिख दो, सिंपल, स्मॉल, कॉमा सॉल्युबल एंड डिफ्यूजिबल। तो फॉलो कर रहे हो मुझे? ऊपर जो 4 वर्ड्स लिखे ना, उनका ऑपोजिट वर्ड लिख रहे हैं। सर सिंपल के बाद क्या बोले? सिंपल, फिर लार्ज साइज का स्मॉल हो जाएगा, ऑपोजिट, सिंपल, स्मॉल, फिर सॉल्युबल एंड डिफ्यूजिबल कंपाउंड्स, डिफ्यूजिबल कंपाउंड्स लाइक अमीनो एसिड्स, लाइक अमीनो एसिड्स, लाइक अमीनो एसिड्स। आपका जितना भी प्रोटीन आप खाते हो ना, उसका डाइजेशन होने के बाद सब अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन आप बोल सकते हो एक तरह का पॉलीमर। क्या है प्रोटीन? पॉलीमर, जो कि छोटे छोटे अमीनो एसिड से बना हुआ। तो आप जब उसको तोड़ोगे तो वापस अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर एक बड़ी चीज छोटी छोटी चीज से मिलकर बनी है, तो आप उस बड़ी चीज को तोड़ोगे तो आपको वो छोटी छोटी चीज वापस मिल जाएगी। एग्जैक्टली अमीनो एसिड और प्रोटीन ऐसा ही,
अमीनो एसिड्स को मिला के ही प्रोटीन बनते हैं। जब आप बहुत सारे अमीनो एसिड को एक साथ कनेक्ट कर दोगे ना, इट फॉर्म प्रोटीन्स, ठीक है। और जब इन प्रोटीन को तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स आपके लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, जो कि आसानी से डिफ्यूज भी हो जाएंगे, सॉल्युबल भी रहेंगे, स्मॉल साइज हो जाएगा मॉलिक्यूल का। समझ रहे हैं क्या? ठीक है। तो क्या लिखे, लाइक अमीनो एसिड कॉमा फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, फैट जितना भी है, फैटी, FATTY, फैटी एसिड्स, कॉमा ग्लूकोज, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट जो है वो पूरा ग्लूकोज बन जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल है, इसको ब्रेक करके हम ग्लूकोज बना देते हैं। और ये ग्लूकोज आपके सेल के अंदर जा सकता है, वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास और वहां जाके वो सेलुलर रिएक्शन करेगा, एनर्जी क्रिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। फुल स्टॉप। इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, ये तो जो ऊपर लिखे ना पेपर 3-4 में, ये पूरा डाइजेशन का डेफिनेशन है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, किसके प्रेजेंस में होता है, वो लिख रहे हैं। इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, it occurs in the presence of digestive enzymes, एंजाइम्स के बारे में बात किए थे अपन, ना कुछ बताया था ना, 50 साल ऐसा कुछ करके। इधर एंजाइम्स नहीं, एंजाइम्स को मैंने एक और क्या नाम दिया था, किसी को याद है? और थोड़ा सा कैटलिस्ट, ठीक है, एक और वर्ड था उसके साथ, बायो कैटलिस्ट। क्या थे ये? बायो, कैटलिस्ट तो हमारे केमिस्ट्री में भी था ना, वो केमिकल्स थे, यहाँ पे ये बायो कैटलिस्ट है, ठीक है। हाँ, तो क्या लिख रहे हैं, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन जूसेस, प्रेजेंट इन जूसेस, फ्लूइड जैसा रहेगा, उसको जूस नाम दे रहे हैं, प्रेजेंट इन जूसेस, secreted by various glands, various glands। जो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है ना। डाइजेशन किससे होगा? एंजाइम से। एंजाइम कहां से आएंगे? जूस से। एंजाइम कहां से आएंगे पूछ रहा हूं, एंजाइम्स कौन है नहीं पूछ रहा हूं। एंजाइम्स कहां से आएंगे? जूस से। जूस कहां से आएगा? वो ग्लैंड से। ग्लैंड्स उनको सेक्रीट करेंगे, ठीक है। ठीक ठीक, चलो थर्ड प्रोसेस। अब आपका खाना डाइजेस्ट हो चुका है, जितना होना था खाना डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट है, थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब क्या होगा, आपका खाना डाइजेस्ट होना चालू होता है माउथ से। माउथ में भी सलाइवा है ना, सलाइवा भी एक तरह का जूस है ना, जिसके अंदर एंजाइम है। और आपका खाना माउथ से ही डाइजेस्ट होना चालू हो जाता है। तभी तो बोलते हैं ना कि अच्छे से चबाना चाहिए खाने को। ऐसा बोला जाता है कि एक बाइट को, एक कॉर को एटलीस्ट 36 टाइम्स चबाना चाहिए। मतलब एक आदमी बैठा के रखो यहाँ पे ना, तो देखेगा कि आपने 36 बार चबाया कि नहीं चबाया। पर आजकल तो ऐसा हम इतना हड़बड़ी में खाना खाते हैं, तो अपन नहीं करते प्रॉपर तरीके से, च्यूइंग नहीं करते हैं, वो खाना ऐसे ही चला जाता है। वरना अगर आप प्रॉपर तरीके से च्यूइंग करोगे तो खाना यहीं पे बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होना चालू होगा, है ना, और फिर आपके स्टमक तक जाएगा, वहां फिर अच्छे से डाइजेस्ट होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो खाना अच्छे से चबा के खाना चाहिए, ताकि आपका प्रॉपर डाइजेशन ना माउथ से स्टार्ट हो जाए। तो हम क्या तुरंत खाते हैं, कुछ तो चबाते भी नहीं, ऐसे निकल आते फटाफट, कैसे कभी और मिलेगा नहीं खाने को, खत्म हो जाएगा, या मेरा भाई है छोटी बहन ले लेगी इसको, गप 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 खा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली खाना डाइजेस्ट होना चालू कहां से होता है? माउथ से। और माउथ में भी ना सिर्फ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट ही डाइजेस्ट होने चालू होते हैं, क्योंकि बाकियों के एंजाइम माउथ के पास नहीं है। हर का एक डेडिकेटेड एंजाइम है। स्टार्च वाला एंजाइम प्रोटीन के साथ कुछ नहीं करेगा, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रोटीन वाला एंजाइम स्टार्च के साथ कुछ नहीं करेगा। फैट और आपका जो भी ऑयल वाला पार्ट है, इसके साथ आपका
प्रोटीन के एंजाइम, स्टार्च के एंजाइम कुछ नहीं करेंगे, सबका एक एक डिसाइडेड है। हाँ, इस वाले एंजाइम को प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, इस वाले एंजाइम को फैट को डाइजेस्ट करना है, और ये एंजाइम को स्टार्च को डाइजेस्ट करना है। तो आपके जो सलाइवरी ग्लैंड है ना, जो सलाइवा सेक्रीट कर रहा है, उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का एंजाइम है जो सिर्फ स्टार्च को ही या कार्बोहाइड्रेट को ही डाइजेस्ट कर सकता है। Their digestion starts from mouth and ends at small intestine. हमारे पास दो टाइप के इंटेस्टाइन ना, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज। तो हमारा खाना जो कंप्लीट डाइजेशन है ना, वो खत्म कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यही स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? ब्लड वेसल्स आते हैं खाना लेने के लिए, क्योंकि हमने जो खाना डाइजेस्ट कर दिया है वो हम ब्लड वेसल्स को देंगे, ब्लड लेके जाएगा वो खाने को सेल्स तक। दिस इज हाउ एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद तो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म ब्लड का है, वो हम जब ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे ना, तब हम पढ़ेंगे कि ब्लड लेके जा रहा है खाना आपके सेल्स तक, ठीक है। बट यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का मतलब ये हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो ब्लड वेसल्स आ रहे हैं, उसमें आपका खाना डिफ्यूज होके ब्लड वेसल्स के अंदर जा रहा है, क्योंकि अब वो तो सॉल्युबल फॉर्म में है ना, डिफ्यूजिबल फॉर्म में भी है। तो those blood vessels can absorb that food and can take those food into for your cells, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्लियर है? एब्जॉर्प्शन में लिखना, it is the process by which it is the process by which diffusible nutrients, it is the process by which diffusible nutrients pass through the wall of alimentary canal. Diffusible nutrients pass through the wall of alimentary canal, pass through the wall of alimentary canal into blood, into blood, into blood. एक लिक्विड और होता है ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में, कौन सा होता है वो लिक्विड? क्या फ्लोएम? कहाँ प्लांट में चले गए? प्लाज्मा तो ब्लड का ही पार्ट है। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड में दो चीजें होती हैं, एक प्लाज्मा होता है जो लिक्विड पार्ट है जो फ्लो हो रहा है, और दूसरा पार्ट होता है सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ये आपके तीन टाइप के सेल्स होते हैं। ये तो ब्लड का पार्ट हो गया। प्लाज्मा इज द पार्ट ऑफ ब्लड। बोल रहे हो? हाँ, वाटर नहीं, वाटर नहीं। हाँ, अरे सारे लिक्विड का नाम नहीं लेना, ऐसा जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। लिम्फ, नहीं सुना? लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ दो टाइप के लिक्विड्स होते हैं हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। साइंस में पढ़े होंगे, टिश्यूज में, याद नहीं होगा। हाँ, चलो, तो क्या लिखे? इनटू ब्लड और लिम्फ, इनटू ब्लड और लिम्फ, ठीक है। इस तरह से आपका खाना एब्जॉर्ब हो गया, इंटेस्टाइन से ब्लड तक चला गया। अब ब्लड का काम है वो लेके जाएगा सेल्स तक, ठीक है। अगला फोर्थ प्रोसेस, अब आपका डाइजेस्टेड फूड कहां पहुंच चुका है? वहां से तो एब्जॉर्ब हो गया ना, सेल्स तक। आपका डाइजेस्टेड फूड कहां तक चला गया है? सेल्स तक, ठीक है। वहां होगा अगला प्रोसेस जिसका नाम है एसिमिलेशन। देखो प्रोसेस का नाम एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है ना, हमने जितना भी प्रोटीन खाया था, ध्यान से समझना इस चीज को, हमने जितना भी प्रोटीन खाया था वो तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो सेल्स के अंदर क्या गया है? अमीनो एसिड गया है, क्योंकि प्रोटीन तो अंदर जा नहीं सकता, प्रोटीन तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल था, तो वो तो सेल के अंदर अपने आप जा नहीं सकता। इसलिए तो हमने प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया ताकि वो सेल के अंदर घुस सके। यहाँ तक क्लियर है? सेल के अंदर अमीनो एसिड घुस गया, बट हमें पता है कि ग्रोथ और रिपेयर तो प्रोटीन ही करता है, अमीनो एसिड तो नहीं कर पाएगा। तो आपके सेल के अंदर के ऑर्गेनेलिज क्या करते हैं, ध्यान से समझना, आपके सेल के ऑर्गेनेलिज क्या करते हैं, इन अमीनो एसिड्स को फिर से यूज करके प्रोटीन बनाएंगे।
आप लोगों को याद है कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल था जो प्रोटीन बनाता था सेल के अंदर? प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते थे? लाइसो, वो तो सुसाइडल बैग्स हैं। राइबोसोम्स क्या थे? राइबोसोम्स, जिनको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते थे। कैसे कर रहे हो, याद नहीं है क्या कुछ भी? तो पढ़े 9th में, सेल तो एकदम बेसिक चीज है। सेल के अंदर के ऑर्गेनेल थे ना, राइबोसोम्स क्या करता था? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता था। आप लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़े हो, एक रफ होता है एक स्मूथ होता है। वो रफ क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस राइबोसोम्स। मतलब ये अगर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो एक आपका स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो चिकना होता है, और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है रफ वाला, क्योंकि उसके पास यहाँ पे दाना दाना जैसा राइबोसोम्स होगा। राइबोसोम्स इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ अ सेल। आपके सेल का सबसे छोटा, जिसके पास कोई मेम्ब्रेन भी नहीं है खुद का। इट इज अ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली राइबोसोम्स, जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन बनाता है। तभी से अपन प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो कहने का मतलब ये है कि अमीनो एसिड सेल के अंदर कोई काम का नहीं है, तो राइबोसोम्स क्या करेंगे? इन अमीनो एसिड को फिर से यूज करके प्रोटीन बना लेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब फिर से वापस से बना रहे हैं ये लोग। मतलब ये समझो, इतना बड़ा मॉलिक्यूल था, सेल को घुसाने के लिए उसको छोटा कर दिए, डिफ्यूजिबल फॉर्म में ले आए, सॉल्युबल कर दिए डाइजेशन प्रोसेस करके, ये सेल के अंदर चला गया। बट ये सेल के अंदर किसी काम का नहीं है, तो इससे वापस से हम वही चीज वापस से सिंथेसाइज करेंगे जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हुई है। मतलब प्रोटीन फिर से बनेगा अंदर, कार्बोहाइड्रेट फिर से बनेगा अंदर, फैट फिर से बनेगा अंदर, विटामिन फिर से बनेंगे अंदर। तो इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एवरीवन क्लियर है? तो एसिमिलेशन कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर। एसिमिलेशन कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर, क्योंकि खाना सेल के अंदर जा चुका है ना, और उस स्मॉल पार्टिकल को हम फिर से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने वाले सेल के अंदर। बाहर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर वो बाहर ही कॉम्प्लेक्स रहेगा तो वो अंदर नहीं घुस पाएगा। समझ में आ गया ना? डाइजेशन बस हम इसलिए करते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके, सेल्स तक खाना पहुंच सके। अंदर जाके तो वापस हम उसको वापस रिक्रिएट कर रहे हैं, रीसिंथेसाइज कर रहे हैं। क्लियर है सबको? लिखो एसिमिलेशन का मतलब, इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक, एना, ए एन ए, एनाबॉलिक, इसका भी मतलब बताता हूं मैं क्या होता है। इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस by which simple nutrients are converted back into simple nutrients are converted back into complex biomolecules. complex biomolecules. अमीनो एसिड वापस प्रोटीन बन जाएगा, फैटी एसिड्स फिर से फैट बन जाएगा, ग्लूकोज आपका फिर से कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। ये ऐसा बस इसलिए होता है क्योंकि आपके सेल्स को भी इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है ग्रोथ एंड रिपेयर करने के लिए। ठीक है? लाइक प्रोटीन्स, बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा। प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा। मतलब इट अकर्स इनसाइड द सेल, ये भी पता होना चाहिए होता कहां पे है। इट अकर्स इनसाइड द सेल the synthesized molecules helps in growth and repair. The synthesized molecules helps in growth and repair. Helps in growth and repair. समझ गए क्या सर? तो ये चारों प्रोसेस कहाँ कहाँ हो गए? इंजेक्शन आपके माउथ में हो गया, माउथ से इंजेक्शन कर रहे हैं वाया हैंड्स या कोई अदर ऑर्गन्स, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनिज्म कैसा है। ठीक है? डाइजेशन होगा माउथ से लेके इंटेस्टाइन तक, एब्जॉर्प्शन होगा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन नहीं आया ना, वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल लिखे थे, इंटेस्टाइन की वॉल से वो एब्जॉर्ब होगा वॉल्स के अंदर, और वहां आपका ब्लड वेसल आएगा उसको लेने के लिए। ठीक है? ये होगा आपके सेल के अंदर।
एंड लास्ट प्रोसेस। अच्छा, एनाबॉलिक का मतलब क्या है, ठीक है ना। पर एनाबॉलिक आपके बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है कैटाबॉलिक, एक होता है एनाबॉलिक, ठीक है। कैटाबॉलिक, कैटा मतलब कट, कैटा कहां से आया है, कट से, और कट मतलब कोई बड़ी चीज को छोटा करना। तो कैटाबॉलिक प्रोसेसेस में हम डिकम्पोजिशन करते हैं, कोई बड़ी चीजें टूट के छोटी होती है। जैसे डाइजेशन आपका एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, बोल सकते हैं डाइजेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे हम एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। रेस्पिरेशन में भी हम यही कर रहे हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हो, CO2 बनता है, H2O बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि वहां पे भी एक बड़ी चीज छोटे में कन्वर्ट हो रही है। और एनाबॉलिक मतलब कोई चीज बनाना, सिंथेसाइज करना, ब्रेक नहीं करना। तो एनाबॉलिक यहाँ पे वही तो हो रहा है ना, हम अमीनो एसिड से फिर से प्रोटीन बना रहे हैं। डाइजेशन में हमने प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ा था, कैटाबॉलिक। यहां हम अमीनो एसिड्स को फिर से मिला के प्रोटीन बना रहे हैं, एनाबॉलिक। समझ में आ रहा है डिफरेंस दोनों में, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक, क्लियर है। लास्ट इजेशन, लास्ट प्रोसेस है आपका इजेशन। इजेशन क्या होगा, अब जितना भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड होगा ना, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन उसको एनएस के थ्रू बाहर कर देगा, ठीक है। चलो लिख लो उसको। it involves expelling, EXPELLING, it involves expelling of undigested food in the form of feces, FAECES, इसको हम आम भाषा में पॉटी बोलते हैं, feces, उस फॉर्म में बाहर हो जाएगा, ठीक है। which also contain excess of water। इससे मतलब पानी भी पीना चाहिए। अच्छा, पानी पीने का कारण ये भी है कि पेट अच्छे से साफ होता है, ठीक है। which also contain excess of water and digestive enzyme क्योंकि एक बार जो एंजाइम सेक्रेट हो गए, उनका काम तो हो गया ना उस समय के डाइजेशन का, तो वो भी अब वेस्ट के फॉर्म में बाहर हो जाएंगे। क्लियर है सबको, है ना। तो ये 5 प्रोसेस होलोजोइक न्यूट्रिशन में होते हैं हमारे अंदर। इसके लिए एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसे अपन एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, जहां पे स्टार्ट होगा माउथ से और एंड होगा एनस में। क्या है इतना, क्या सबके पास है, ये सबके पास है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो मेरे पास नहीं है, तेरे पास नहीं है, किसी और के पास। क्या कटा हुआ, ठीक है। इसमें आप क्या क्या चीज आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, देखो स्टार्टेड विद माउथ, ठीक है। अब अंदर टंग भी है, टंग भी हेल्प करती है ना कुछ वो च्यूइंग करने में, मिक्सिंग करने में। आपका खाना सलाइवा से क्या हो जाता है, थोड़ा सा लुब्रिकेट हो जाता है। अगर सलाइवा नहीं होता ना तो सूखा सूखा खाना है आप फंस जाता गले में। कभी कभार होता है ऐसा, कुछ ऐसा खाते हैं तो गले में फंस जाता है, तो फिर बोलते हैं मम्मी पानी को जल्दी गले में फंस गया है। तो ये सलाइवा आपके खाने को थोड़ा सा लुब्रिकेट कर देता है ताकि वो आसानी से आपके इसोफेगस से नीचे चला जाए, फ्रिक्शन कम कर देगा ना। लुब्रिकेंट क्या होते हैं, दे रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, ठीक है। फिर खाना आपका ये इसोफेगस, ये आपका इसोफेगस, इसको अपन आम भाषा में फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड पाइप। ये उसका महंगा वाला नाम है, इसोफेगस, ठीक है। और फूड पाइप सस्ता वाला नाम, क्योंकि इसका काम वही है ना, फूड को कैरी करके लेके जाएगा, ठीक है। फिर ये फूड पाइप ओपन होता है आपके स्टमक में, अ जे शेप्ड ऑर्गन,
जे जैसा शेप है इसका, जे शेप्ड ऑर्गन, ठीक है, स्टमक, जिसके अंदर कुछ ना कुछ एंजाइम्स रहेंगे, डाइजेस्टिव जूस रहेगा, वो अपने काम करेंगे। उसके बाद आपका खाना सीधा कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। पैंक्रियाज और लीवर में खाना नहीं जाता, बट दे ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन। कैसे? वो अपने जूस बनाएंगे, हाँ, लीवर बाइल जूस बनाएगा, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस बनाएंगे, और ये क्या करेंगे? अपने जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेज देंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास खुद का जूस भी होगा, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 जूस काम करने वाले हैं, खुद उसका जूस, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस। तो ये खाना सीधा स्टमक से ना स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं जा रहा है, समझ रहे हो आप लोग? खाना कहाँ जा रहा है? स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर। ये है ना स्मॉल इंटेस्टाइन जो अंदर फोल्डेड है पूरा, है ना, लगभग ये 6-7 मीटर की होती है, ठीक है। मतलब इसको अगर आप लंबा करोगे तो ये पूरा हॉल से भी बड़ा रहेगा ना, ये तो फोल्डेड है अंदर, इसलिए वहां पे फिट हो गई है, वरना इंटेस्टाइन्स बहुत लंबी होती है ना, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, यहीं पे आपका पूरा एब्जॉर्प्शन होगा। अभी तो ये ऐसे कॉइल्ड है ना पूरा, ताकि एब्जॉर्प्शन करने के लिए खाने को टाइम मिले, समझ रहे? जैसे अब आप लोग एक सीधी रोड में जा रहे हो तो आप साए से गाड़ी भगा के निकल जाओगे ना सीधी रोड में, ज्यादा टाइम नहीं लोगे, है ना। अब वही घाटी आ गई, तो घाटी में तो इतनी तेजी से नहीं जा पाएंगे ना, घाटी में धीरे धीरे ऐसे से जाओगे, समझ रहे? बस ये खाना खाने के लिए घाटी है, मोड़ है ना इतना सारा, तो धीरे धीरे जाएगा तो उसको टाइम मिलेगा एब्जॉर्ब होने का, टाइम से निकल जाएगा तो कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, समझ रहे? इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को ऐसा बनाया गया है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा रखा गया है ताकि एब्जॉर्प्शन के लिए उसको सरफेस एरिया भी मिले और टाइम भी मिले, समझ रहे हैं? तो इस छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विली। फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स है ना ये, ठीक है, कॉइल्ड है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? क्या क्या है? स्मॉल इंस्टेटाइन नहीं, इंटेस्टाइन बोलना तो वापस, इंस्टेटाइन नहीं है, इंटेस है, टेस्ट, हाँ, इंटेस्टाइन, ठीक है। ज्यादा बोलूंगा मैं भूल जाऊंगा। देखना साफ का इन लिखा है, इन, और टेस्ट देते हो ना तुम लोग, उसमें नंबर कितने अच्छे अच्छे आते हैं, तो इन टेस्ट टाइम, बस अब याद रहेगा पक्का। अब बोल वापस, क्या बोल रहा था? हाँ बोल रहा था कैजुअली, देख के मत बोल। स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो आपका सोच है, कैसे परमानेंट फिट हो जाएगा? मैं नहीं बोलूंगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ हाँ, लगभग सब में बराबर लेंथ पे रहता है, ठीक है। एक एवरेज लेंथ निकाले हैं, अब हर का फुल फुल कितना देखेंगे, इतना लंबा लंबा स्केल से थोड़ा नापेंगे, है ना, वो तो एक एनाटॉमी एक इंसान की करे होंगे तो वो एक अप्रोक्सीमेटली कर दिए। अब ब्लड भी बोलते हैं ना कि 6 से 7 लीटर है, किसी के में कम है, किसी के में ज्यादा है, मेरे में कम होगा, मेरे में बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर है? तो वो एक जो भी चीजें अपन बोलते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, वो एक जनरलाइज है, मतलब थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो ये क्लियर समझ में आ रहा है कि ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन करेगा, और जितना भी अनडाइजेस्टेड होगा ना वो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन को दे देगा। ये जो आपका बाहर आप देख रहे हो ना ये वाला पार्ट, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन के पास भी 2-3 पार्ट होते हैं, एक तो अपन सीशम बोलते हैं, एक आपका रेक्टम होता है जो आपके वेस्ट को स्टोर करके रखेगा, फिर अगेन आपको सेंसेशन आएगा सुबह सुबह, है ना, और फिर आपका यहाँ से ठीक है वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। कोइंसिडेंटली मैंने येलो कलर लिया है, चलो अच्छी बात है, ठीक है, क्लियर है पूरा प्रोसेस। तो ये तो एक कैनाल है, बस क्या है, तो गुफा होती है ना, तो खाना यहाँ गुफा है, खाने के लिए गुफा है, और ये गुफा का बाहर वाला पानी, इतनी लंबी गुफा से खाना निकल के बाहर चला जाता है। एक्चुअली में काम कौन करता है? एंजाइम्स। कौन काम करता है? तभी तो कैनाल बोल रहे हैं, इतना हंसना क्या, कैनाल गुफा को तो कैनाल बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, टनल बोलते हैं, कैनाल भी तो बोलते हैं ना, नहीं बोलते क्या? हाँ चलो इसके बारे में लिखते हैं, हाँ चलो चलो हो गया, हेडिंग डाल दो,
न्यूट्रिशन इन हायर ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन इन हायर ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन इन हायर ऑर्गेनिज्म, हो गया ना? हाइफन डाल के लिख लो, इन हायर ऑर्गेनिजम्स। हाँ हाँ, और कौन सी होती है? हम बड़े ऑर्गेनिज्म की बात करें, लाइक अस, है ना? इन हायर ऑर्गेनिजम्स द न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड, the nutrients are utilized in a specialized digestive system, in a specialized digestive system. In higher organisms, the nutrients are utilized in a specialized digestive system, which is formed of two parts, which is formed of two parts, which is formed of two parts. हाइफन डाल के लिखना, एलिमेंट्री कैनाल, जो पूरा पाथ है, एलिमेंट्री कैनाल इज जस्ट अ पाथ, ठीक है? फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल and digestive glands, and digestive glands, and digestive glands. क्लियर है? दो पार्ट है, एक पूरा एलिमेंट्री कैनाल, एक रूट, और उस रूट में है आपके अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो जूसेस सेक्रीट करेंगे, उन जूसेस के अंदर एंजाइम्स होंगे, वही एंजाइम्स एक्चुअली में डाइजेशन करते हैं, ठीक है? तो पहला हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की, लिख लो फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, हो गया? आप अगर ऐसे तो बाहर कर देंगे क्लास के लिए, ठीक है? चलो, एलिमेंट्री कैनाल में लिखना है, इसमें आइकन डाल के, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब, एक ट्यूब जैसा, एक पाइप जैसा है, बस, है ना? बस ये कि हमारा जो पानी वाले पाइप होते हैं उसका डायमीटर सेम रहता है थ्रू, यहाँ पे डायमीटर अलग अलग है, जैसे माउथ का डायमीटर इतना है, राइट? इसोफेगस का डायमीटर इतना नहीं है, तभी तो चबाना पड़ता है ना खाने के लिए, मतलब अंदर जाने के लिए, तो अलग अलग डायमीटर है सब जगह का। स्टमक का डायमीटर थोड़ा बड़ा है, समझ रहे? तो क्या लिखे? इट इज अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर, वेरिंग, VARYING, वेरी मतलब चेंज होना ना, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? वेरिंग डायमीटर, तो स्टॉप, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, it starts from mouth and ends at anus, and ends at anus, ANUS, and ends at anus, ठीक है? एक करके सारे पार्ट्स के बारे में लिखते हैं। फर्स्ट हेड डाले ना, माउथ, माउथ, ठीक है? माउथ के बारे में तो पूछेगा माउथ क्या होता है, तो क्या बोलोगे? ऐसे ही जस्ट। और स्ट्रक्चर के बारे में क्या बोलोगे? माउथ के स्ट्रक्चर के बारे में क्या बोलोगे? अरे माउथ, ये स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, आपको अंदर घुस दो। हाँ, लिप्स है, एक ओपनिंग है, माउथ इज जस्ट एन ओपनिंग विच इज बाउंडेड बाय लिप्स, हो सकता है ऐसा? जैसे स्टोमेटा वाज एन ओपनिंग बाउंडेड बाय गार्ड सेल्स, वैसे ही माउथ इज एन ओपनिंग सराउंडेड बाय लिप्स, हो सकता है ना ऐसा? ठीक है, ओके, इसमें लिखो, आप जो बोले वो तो फंक्शन हो गया ना। माउथ के बारे में हाइफन डाल के लिखो, इट इज यूज्ड फॉर इंजेक्शन, इट इज यूज्ड फॉर इंजेक्शन, इट इज यूज्ड फॉर इंजेक्शन, ठीक है? तो आपने मुंह खोला, खाना अंदर गया, अब खाना यहाँ पे है ना? इसको अपन कहते हैं पूरा स्ट्रक्चर को बकल कैविटी, जॉ जबड़ा बोलते हैं ना। अब इसमें आपका दो पार्ट है, एक तो टंग है और दूसरा टीथ, ठीक है? सेकेंड लिखो बकल कैविटी, BUCCAL, बकल कैविटी,
टंग के बारे में क्या बोलोगे? टंग क्या है? टंग टेस्ट के लिए। और स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा है? यू शेप। और कुछ? मस्कुलर है ना, हड्डी तो नहीं है ना टंग में? मतलब मस्कुलर बॉडी है एक तरह का टंग। टंग इज अ मस्कुलर बॉडी जो बक्कल कैविटी के फ्लोर में, ऊपर तो नहीं ना टंग। आप जब ऐसे नॉर्मली रखे हो मुंह को तो टंग नीचे रेस्ट करती है, राइट? और उसके अंदर आपके टेस्ट के लिए क्या है? टेस्ट बर्ड्स। जैसे ही टंग में खाना टच करता है तो आपको समझ में आता है कि खाना कैसा है, तीखा है, मीठा है, कड़वा है, समझ में आ रहा है, नमक कम है। तो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमें ये सेंस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? तो टंग के बारे में एक लाइन लिखो। और थिक भी है ना टंग, थिन तो नहीं है, पतली नहीं है ना, मोटी है। बकल कैविटी के अंदर ही हाइफन डाल के लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ टंग एंड टीथ। इट कंसिस्ट ऑफ टंग एंड टीथ। ये लिखा है बकल कैविटी, दिख रहा है आप लोगों को? माउथ के अंदर बकल कैविटी। इट कंसिस्ट ऑफ टंग एंड टीथ। tongue is tongue helps in tasting of food, comma mixes food, टेस्ट बताएगी, मिक्स करने में हेल्प करेगी, mixes food and saliva, mixes food and saliva, and helps in swallowing, S W A L L O W I N G, ठीक है? swallow करने में, खाना कटकने में हेल्प करेगा, ठीक है? नेक्स्ट एक लाइन टीथ के बारे में लिखना। कितने टाइप की टीथ होती है हमारी? 4 टाइप की है ना, तो फिर 32 टीथ। 4 टाइप की, क्या क्या नाम है? इंसिस्टर्स, इंसिजर्स, सिस्टर्स नहीं है, टी नहीं है, कहीं कहीं तेरे नाम में टी आ रहा है, इंसिस्टर्स, ठीक है? वो एंसेस्टर वाला तो याद कर रहा है कि एंसेस्टर है, वो अलग है ना, एंसेस्टर अलग होते हैं। इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलार्स एंड सबका अपना अपना फंक्शन है, ठीक है? तो लिख लो नीचे। इन मेन देयर आर 32 टीथ्स। एक अडल्ट की बात कर रहे हैं ना। इन मेन देयर आर 32 टीथ and of 4 types, and of 4 types। हाइफन डाल के चारों के नाम लिख देते हैं। इंसिसर्स, INCISORS, इंसिसर्स। कॉमा डाल के कैनाइंस, CANINES। जो इंसिसर्स होते हैं ना वो हमारे वेजिटेबल्स ये सबको काटने में काम आते हैं, मतलब उनकी शार्पनेस इतनी है कि वो सब्जी अब्जी को काट सकेंगे। कैनाइंस जो होते हैं ना ये आपके एनिमल को टीयरिंग करने के होते हैं, मतलब जो नॉनवेज खाते होंगे उनका कैनाइन यूज में आता होगा, जो नॉनवेज नहीं खाते होंगे उनका कैनाइन ऐसे ही स्टार्ट होगा, ठीक है? ओके, कैनाइंस, कॉमा प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है? ये 4 2 4 6 ऐसे नंबर में रहते हैं ना, आपने जो लिखा है ना जिस सीक्वेंस में, 4 इंसिसर्स होंगे, 2 कैनाइन होंगे, फिर आपके 4 प्रीमोलर्स और 6 मोलर्स। कितने हो गए टोटल? 16 हो गए। ये तो एक जॉ की बात होगी ना अपर, वैसे नीचे भी होगा, तो 16 + 16 32, ठीक है? ओके, नेक्स्ट अगला पार्ट, ये चले यहाँ पे खाना ची होकर नीचे आएगा, अब आएगा इसोफेगस, ठीक है? एंड डालो। नेक्स्ट थर्ड लिखना इसोफेगस, ओ साइलेंट है ना इसमें भी, ओ साइलेंट, क्या बनेंगे अपन इसको? इसोफेगस। इसमें लिखो, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? ये भी लॉन्ग है, पतला है ना, नैरो है, लॉन्ग नैरो ट्यूब बोल सकते हैं इसको। लिखो, इट इज अ लॉन्ग नैरो ट्यूब, और ये खुल कहाँ रहा है?
स्टमक में जाते हैं ना। इट इज अ लॉन्ग नैरो ट्यूब विच ओपन्स इन स्टमक, विच ओपन्स इन स्टमक। इसको एब्डोमेन भी बोलते हैं ना अपन। हमारा पूरा बॉडी दो पार्ट में डिवाइडेड है। चेस्ट तक के रीजन को हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, थोरैक्स है ना यहाँ पे, इसलिए ये चेस्ट से लेके ऊपर पूरे रीजन को अपन क्या बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी। और चेस्ट के बाद के पूरे नीचे तक के रीजन को हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। कैविटी क्यों बोले? कैविटी का मतलब क्या होता है? एक हॉलो जगह। तब आप अगर आप ऐसा इमेजिन करो कि आपके अंदर की बॉडी के अंदर के सारे पार्ट्स निकाल दें, तो आप अंदर से खोखले हो, पूरे हॉलो हो, दैट इज वो पूरा एक कैविटी है। अब नीचे वाली कैविटी में हम एब्डोमेन है ना, हमारे पूरे नीचे वाले जो भी पार्ट्स होंगे वो आपके हो जाएंगे एब्डोमिनल कैविटी में। और चेस्ट के ऊपर का रीजन हम कहते हैं उसे थोरैसिक कैविटी। वो कैविटी THORACIC, थोरैसिक कैविटी, जिसमें आपका लंग्स है, हार्ट है, ये सब हो जाएगा। ठीक है। और एक हो गया आपका एब्डोमिनल कैविटी। समझ रहे हैं? Your body is divided into two cavities, thoracic and abdominal. तो ये इसोफेगस आता है thoracic कैविटी में और जाता है abdominal कैविटी में, opens up in stomach। ठीक है, फुल स्टॉप। इसका काम क्या है? जो भी खाना आपने खाया उसको स्टमक तक लेके आएगा, सिंपल, फुल स्टॉप। इट कंडक्ट्स द फूड बाय, इट कंडक्ट्स द फूड बाय, इट कंडक्ट्स द फूड बाय पेरिस्टाल्सिस। स्पेलिंग लिखना, पेरिस, PERIS, पेरिस्टाल्सिस लिख लोगे। पेरिस, पेरिस वाला पेरिस है ना, PE वाला पेरिस, PERIS, पेरिस्टाल्सिस, TALSIS। अब इसका क्या मतलब होता है पेरिस्टाल्सिस? ये एक तरह का ना वेवी मूवमेंट होता है। वेवी मूवमेंट मतलब जैसे देखो आप लोग वेव्स कैसे जाती है, ऐसे ऐसे जाती है ना वेव्स, तो ये ट्यूब अपनी जगह में रह के ना इस टाइप का मूवमेंट करता रहता है, पेरिस्टाल्सिस। दूर से नहीं होगा, नहीं तो यहाँ पे आपको लगता है ना वो मार रहा है, अपने जगह पे ही धीरे धीरे ऐसा ऐसा स्टेप बन गया क्लास में। समझिए, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि आप खाना खा के लेट गए तो खाना स्टमक तक नहीं जाएगा, वो फंसा रहेगा पाइप में, ऐसा तो नहीं होता। हम खाना खा के लेट भी जाते हैं तो भी खाना मूवमेंट करता है ना। ऐसा नहीं कि खाना सिर्फ ग्रेविटी के कारण नीचे जा रहा है, कि मैंने खाना खाया तो ग्रेविटी के कारण खाना नीचे चला गया, जाना भी चाहिए ग्रेविटी के कारण। पर अगर आप सोए हो तब तो ग्रेविटी के अगेंस्ट है ना, तब तो ग्रेविटी हेल्प नहीं करेगी उसको नीचे जाने में। तब तो आप ऐसे लेट चुके हो, आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो, तब खाना कैसे जाएगा स्टमक तक? तो वो ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ही है, जिसमें आपका खाना हर जगह से, मतलब नॉट जस्ट इन इसोफेगस, जहां भी खाना जा रहा है ना मूव हो के, वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से ही जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इज नथिंग बट अ वेवी काइंड ऑफ मूवमेंट जिससे खाना आगे बढ़ेगा। मतलब मान लो ये आपका इसोफेगस है, खाना यहाँ पे, अब जब ये ऐसे अंदर की तरफ स्क्वीज होगा तो ये खाने को धक्का देगा ना आगे, ये ऐसा दोनों ही हो रहा है ना। मतलब ये तो मैं सिर्फ एक एक करके दिखा रहा था लेट, ये तो दोनों ही होंगे ऐसे लेट, तो जब दोनों ऐसे होंगे तो ये खाने को ऐसे धक्का देंगे आगे, तो खाना उससे आगे जाएगा। समझ रहे हैं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि पेरिस्टाल्सिस क्या होता है। इट इज अ वेवी काइंड ऑफ मूवमेंट ना व्हिच अकर्स इन द ट्यूब, जिससे खाना आगे बढ़ता है। हाँ, अपन उसको ग्लॉटिस बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। वो आपका बेसिकली वॉइस बॉक्स में काम आता है। जब हम बोलते हैं तो उससे टकरा के वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन से तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना। कोई भी चीज वाइब्रेट करती तभी साउंड आता है। अभी भी जब मेरे माउथ से हवा बाहर आ रही है तो वो उसको टकराते जा रही है बाहर, और वो वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए मेरा आवाज आप लोग को सुनाई दे रहा है, राइट? वो ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस होता है। जब आप खाना खाते हो ना तो आपका विंड पाइप बंद हो जाता है। दो पाइप है ना, यहाँ दिखाया अपन एक ही पाइप है, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको उसी का काम है ना। कभी हड़बड़ी में खाना खाते हैं ना तो क्या, और या बोलते भी ना कि खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, सुना ऐसा कभी है ना, और हम करते हैं, ठीक है। बट जो बोला जो बोला है तो उसके ऑपोजिट जो करते हैं ना, तो बोलते हैं अगर खाना खाते समय बात नहीं करना तो हम करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें ठसका लग जाता है खाते समय, होता है ऐसा, मम्मी आके पीछे से ऐसा ऐसा करती है, मेरे बेटा क्या हो गया, पानी पिलाती है ना, या फिर कभी उल्टी हो जाती है, ऐसा भी होता है।
तो उसका कारण है कि कई बार ऐसा होता है कि खाना खाते खाते खाना आपके विंड पाइप पे चला जाता है। हाँ नहीं करता। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये हो गया आपका इसोफेगस। नेक्स्ट लिख लो, अगला क्या हो जाएगा? स्टमक। अभी हम अपने अभी एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स लिख रहे हैं ना, अभी मैं ग्लैंड्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अगला पार्ट क्या नंबर इसको कहते हैं? 4 5 4 स्टमक। देख लो इसका आइकन डाल के, इट इज अ थिक मस्कुलर जे शेप sac. It is a thick muscular J-shaped, J for J, ठीक है, J-shaped sac, sac मतलब गोली, present on the left side of present on the left side of upper part of abdomen, present on the left side of upper part of abdomen. देखो एब्डोमेन यहां से चालू होता है, मैंने बोला, और पेट एब्डोमेन के अपर पार्ट में, ठीक है, और लेफ्ट साइड में। आप बोलोगे सर यहाँ तो राइट साइड में दिख रहा है, ठीक है, राइट साइड में, ये तो राइट साइड ही है ना मेरा राइट हैंड ये इस तरह। और अगर आप देखोगे कि मैं खड़ा ऐसे हूँ और समझ लो ये मेरा ही एलिमेंट्री कैनाल है, तो ये तो मेरा लेफ्ट साइड हुआ, समझ रहे? ये चीज याद रखना, जब हम लंग्स बनाएंगे दो, तो मैं पूछूंगा राइट लंग कौन सा है, लेफ्ट लंग कौन सा है, तो जो बना राइट में है वो एक्चुअली लेफ्ट लंग है, समझ रहे? ये लंग्स है मेरा, ये दो है ना। अब ये मान ऐसे क्या देख रहे हो, दिखेगा ऐसे देख रहे हैं, ये दो लंग्स है, तो ये वाला राइट लंग है। इसको जब मैं फोटो बनाऊंगा ना इसका, तो बनेगा लेफ्ट साइड में, पर वो है राइट लंग, समझ रहे? हाँ बोल सकते हैं, मतलब ये आपको दिख रहा है ऐसे राइट में, पर आप उस आदमी को तो देखो, उस आदमी का ये राइट हैंड है, नहीं उस आदमी का ये राइट हैंड है कि नहीं, और ये लेफ्ट हैंड है, तो उसके हिसाब से वो सही बना है। क्लियर है? ऐसी हार्ट में भी आएगा, लेफ्ट वाला चेंबर, राइट वाला चेंबर, 4 चेंबर होते हैं ना हार्ट में, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, तभी वो राइट लेफ्ट वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। बट उसको इमेजिन कर रहे ना कि मैं ऐसा खड़ा हूँ, ये मेरा हार्ट है, तो ये जो बना राइट में है वो एक्चुअली लेफ्ट पार्ट। क्लियर है? ठीक, इसमें लिखा अपन लेफ्ट साइड में एब्डोमेन, या आपका एब्डोमेन कैविटी यहां से स्टार्ट होता है। ये डायफ्राम है, पता है ये वाला पार्ट दिखा दिया, देखो डायफ्राम, हालांकि डायफ्राम बना दिया, डायफ्राम का कोई काम नहीं है एलिमेंट्री कैनाल में। डायफ्राम इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, बट क्योंकि वो एक बाउंड्री है जो आपके थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर रहा है, बॉर्डर है ये, दोनों के बीच का क्या है, ये बॉर्डर है, तो इससे बना दिया इसको। बाकी हालांकि इसका कोई काम नहीं है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। क्लियर है? फुल स्टॉप, इसका फंक्शन लिख लेते हैं, इट हेल्प्स इन मैकेनिकल चर्निंग चर्निंग मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, चबाना, क्या पेट में दांत है क्या चबाएगा वो, च्यूइंग को चबाना बोलते हैं। चर्निंग मतलब मिक्स करना, जैसे हमारा मिक्सी करता है ना, दैट इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल चर्निंग, ठीक है। च्यूइंग अलग है, वो होता है चबाना, चर्निंग मतलब मिक्सिंग, तो आपका पेट मिक्स करेगा खाने को प्रॉपर तरीके से, चर्निंग, ठीक है। तो मैकेनिकल चर्निंग होगा एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। एंजाइम्स के थ्रू वो जूस सेक्रेट करेगा ना, तो केमिकली भी डाइजेस्ट कर रहा है और मैकेनिकली भी वो फूड को चर्न कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। आपका तीत सिर्फ मैकेनिकल डाइजेशन करता है, ठीक है, तीत से कोई जूस सेक्रेट नहीं होगा। सलाइवा आपका केमिकल डाइजेशन करेगा क्योंकि उससे जूस सेक्रेट हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्टमक के बाद आपको क्या दिख रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, हालांकि लीवर और वो भी है, बट हम पाथ को फॉलो कर रहे हैं।
ये ट्यूब कहाँ कहाँ जा रहा है। तो अब स्टमक के बाद वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, अगला फिफ्थ पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अ लॉन्ग, इट इज अ लॉन्ग, it is a long bracket में ना about 6 meters, about 6 meters bracket close, narrow, narrow comma tubular, ट्यूब जैसा है, पतला है और कॉइल्ड है, जैसे मॉस्किटो कॉइल आती है ना, एंड कॉइल्ड, नैरो, ट्यूबुलर एंड कॉइल्ड। देख के समझ में आ जाएगा, पतला है, ट्यूब जैसा है और कॉइल्ड है, फोल्डेड है, ठीक है। फुल स्टॉप। It is mainly concerned with, it is mainly concerned with, it is mainly concerned with absorption of food. It is mainly concerned with absorption of food through its wall, through its wall, through its wall. Full stop. Inner surface of its wall, inner surface of its wall, inner surface of its wall, इंटेस्टाइन का जो वॉल है उसका इनर सरफेस, ये है ना, इनर सरफेस ऑफ दिस वॉल is finger like folds, is finger like folds, is finger like folds called villi, called villi। इसके बारे में बताया था मैं लिखा था पहले, VILLY, double LI, sorry, villi, and each villus, सिंगुलर के लिए विलस वर्ड यूज करेंगे, और आपके इंटेस्टाइन में मिलियंस ऑफ विलीज होती है, ठीक है। तो एक को हम विलस बोलेंगे, ठीक है। तो ईच विलस हैज अ माइक्रोस्कोपिक पार्ट कॉल्ड माइक्रोविली, हैज माइक्रोस्कोपिक पार्ट कॉल्ड माइक्रोविली, माइक्रोविली। These structures help in, these structure help in absorption, help in absorption by increasing the surface area। खाने की स्पीड भी स्लो जाएगी वहां पे और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, by increasing the surface area, by increasing the surface area, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट ना, सिक्स्थ पार्ट, सिक्स लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बस दो पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ये पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगा। और जब पैंक्रियाज और लीवर के बारे में जब हम ग्लैंड्स में पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे, तो ये दोनों ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में लिख लो हाइफन डाल के, इट इज शॉर्टर एंड वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल क्या, it is shorter and wider than small intestine, full stop। It has two parts, it has two parts, it has two parts, hyphen डाल के, colon and rectum, colon COLON, colon and rectum RECTUM, colon and rectum। and last इसका फंक्शन लिखना, it helps in formation, it helps in formation and storage of, it helps in formation and storage of क्या, वाटर कहां से आ गया यहाँ पे, कुछ बोले थे यहाँ से, एब्जॉर्ब फूड तो गया सेल में,
अनडाइजेस्टेड फूड जिसको अपन क्या नाम दिए थे एक और, एफ से, फीसेस। क्या लिखे, फीसेस, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फीसेस, FAECES, पानी यहाँ कहाँ से, कहाँ पे है, कहाँ माइंड दिमाग कहाँ, ये ब्लैडर थोड़ी ना जो आपका यूरिन स्टोर करेगा, ब्लैडर यूरिन स्टोर करता है, लार्ज इंटेस्टाइन फीसेस स्टोर करता है, ठीक है। तो लास्ट एनस, ANUS, एनस, it lies at the base of the canal, it lies at the base of the canal, it lies at the base of the canal में सबसे मतलब ये पूरा कैनाल का बेस में है ना, and is used for egestion, and is used for egestion, and is used for egestion, ठीक है। ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हो गया। अब हमको बस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ने की, कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड किस किस टाइप का जूस सेक्रेट करने वाले हैं, और हर एक एंजाइम का नाम क्या है और वो किस पार्ट को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। बट ये क्लास, अगली क्लास में आने से पहले ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का पूरा डायग्राम आपकी कॉपी में होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में, क्लियर है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं संडे को अपन मॉर्निंग 9 to 10 रिफ्रैक्शन का टेस्ट, ठीक है।